तो देश नहीं झुकने देंगे में सबसे पहले बात करेंगे, क्रेडिट वॉर शुरू हो चुका है भाई। क्रेडिट वॉर, मिशन चंद्रयान पर नेहरू वर्सेस मोदी की शुरुआत हो चुकी है। चंद्रयान की उधर लैंडिंग हुई, विक्रम लैंडर ने लैंड किया, तस्वीरें भेजनी शुरू हुई। सॉफ्ट लैंडिंग पर पॉलिटिक्स बहुत हार्ड है। मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। People are applauding. Let us all wait to hear. So definitely my dream of going to moon and land near South Pole which came true yesterday. So I'm extremely happy that yesterday this soft landing occurred successfully. पहले भी और आप भी हमारे वेरी कंटेंटेड है, हम वेरी जॉयफुल है कि हमको ये मिशन सक्सेसफुल बन सका। सो इसलिए हम वी आर ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी फॉर कंट्रीब्यूशन, प्रेयर्स, योर ब्लेसिंग्स। Of Space and Chairman ISRO. ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया साइंटिफिक टेम्पर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ा सकता है। Chandrayaan 3, I'm sure, will lead the way towards the peaceful and sustainable exploration of outer space led by India. तारीफ करने के बजाय, वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देने के बजाय क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ये राजनीतिक तुष्टीकरण जो कर रहे हैं वो एक डर पैदा हो गया उनके अंदर। चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा और भारत के तिरंगे का निशान वहां पहुंच गया। भारत के लिए इससे बढ़कर उपलब्धि क्या हो सकती है। और आज हम इंदिरा गांधी को भी याद करेंगे, जिन्होंने इसरो की फाइनेंशियली भारत सरकार की तरफ से मदद की, इनकरेज किया, और उसी का ये नतीजा है कि आज भारत ने चांद को की। देखिए, सीधी सी बात है कि चांद तो हमारा है, लेकिन हमारा देश सियासत का मारा है। उधर सॉफ्ट लैंडिंग शुरू हुई और लैंडिंग हो गई, इधर पॉलिटिक्स इतनी हार्ड शुरू हो गई है ना। देखिए, कल जैसे ही ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी, 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को लेकर चंद्रयान 3 पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा की सतह पर लैंड हो गया। पूरी दुनिया ने भारत के सम्मान में तालियां बजाई, पूरी दुनिया ने, और इन तालियों की गड़गड़ाहट अभी तक सुनाई दे रही है। पूरी दुनिया में भारत का चंद्रयान 3 जो है वो ट्रेंड कर रहा है। पोर्शन ऑफ चंद्रयान 3 इज लैंडिंग साइट टेकन आफ्टर दी लैंडिंग। ये तस्वीरें भी आई हैं, पूरी दुनिया देश देख रहा है भाई, तस्वीरें आ रही है वहां से। कारनामा वैज्ञानिकों का है, क्रेडिट नेता लूटना चाह रहे हैं। ये तो वैज्ञानिकों का कारनामा है, उनको नमन करने का दिन है, सलाम करने का दिन है। पूरी दुनिया, देखिए, पूरी दुनिया इसका श्रेय भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और उनके हौसलों को दे रही है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि उस हिस्से पर अपना यान उतारने वाला पहला देश बन गया जहां हमेशा अंधेरा रहता है। आप इसे डार्क साइड ऑफ द मून भी कह सकते हैं, डार्क साइड ऑफ द मून। लेकिन आज बहुत दुख के साथ हमें आपको इस सफलता के साथ साथ उस डार्क साइड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बताना पड़ रहा है। डार्क साइड ऑफ मून पर लैंडिंग और डार्क साइड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बताना पड़ रहा है, जिसने चंद्रयान को भी राजनीति का विषय बना दिया है। कह रहे हैं ना, कारनामा वैज्ञानिकों का, क्रेडिट नेता लूटना चाह रहे हैं। इस हद तक कि अब राजनीतिक पार्टियों के बीच वैज्ञानिकों की सफलता का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग पर हार्ड राजनीति शुरू हो चुकी है। देखिए, इसके अलावा आज हम आपको ना आज उन 2 मुसलमान वैज्ञानिकों के बारे में भी बताएंगे जो अपने अपने देशों को अंतरिक्ष की सुपर पावर बनाना चाहते थे। दोनों बहुत काबिल थे, दोनों बहुत देशभक्त थे। 2 नाम, दोनों ने विज्ञान की दुनिया में कई कीर्तिमान स्थापित किए थे। एक को उनके देश में बहुत सम्मान मिला, वो देश के राष्ट्रपति तक बने, जबकि दूसरे का नामो निशान मिटा दिया गया। ये 2 नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए।
ये कहानी है भारत के मिसाइल मैन कहलाने वाले भारत के पूर्व राष्ट्रपति सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और दुनिया में पाकिस्तान को पहला एकमात्र नोबेल पुरस्कार दिलाने वाले भौतिक विज्ञानी अब्दुस सलाम, पाकिस्तान के सलाम अब्दुल कलाम, भारत के अब्दुल सलाम पाकिस्तान के। एपीजे अब्दुल कलाम बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में पैदा हुए, वो मुसलमान थे, लेकिन भारत के सभी धर्मों के लोगों ने उन्हें बेहद प्यार दिया, बेहद सम्मान दिया, जिसके वो हकदार थे, एपीजे अब्दुल कलाम। जबकि अब्दुल सलाम मुस्लिम बहुसंख्यक देश, मुस्लिम देश पाकिस्तान में पैदा हुए, लेकिन पाकिस्तान ने अब्दुल सलाम को एक दिन मुसलमान तक मानने से इंकार कर दिया। उनकी कब्र पर लिखी उनकी पहचान तक मिटा दी गई, क्योंकि वो जानते क्यों, वो एक अहमदिया थे, जिन्हें मुसलमान तक मानने से इंकार कर दिया गया। आज ये दो कहानियां हम आपको दिखाएंगे, भारत के कलाम और पाकिस्तान के सलाम। अहमदिया थे, इसलिए इनको मानने तक के इंकार कर दिया। आज उसी पाकिस्तान के लोग चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अपने देश के हुक्मरानों को सिर्फ इसलिए पानी पी कर कोस रहे हैं क्योंकि 75 वर्षों में भारत कहां पहुंच गया, कहां से कहां पहुंच गए हम लोग, चांद तक पहुंच गए, जबकि पाकिस्तान आज भी चीन से मिलने वाली भीख पर जिंदा है, कटोरा उसका नहीं खत्म होता। यह कहानी आपको इसलिए भी जाननी चाहिए ताकि आप समझ पाएं कि जब देश की उपलब्धियों में धर्म, जाति और परिवारवाद की मिलावट की जाने लगती है ना, तो पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, सुनिए। ऑब्वियसली ऐसी बस देखना ही है मतलब चोरी करना हमने, मतलब वो ये देख रहे हैं, ऑब्वियसली दे विल शेयर दैट थिंग, तो ऑब्वियसली हमें भी वहाँ से नॉलेज मिलेगा। साया मुल्क हमारा, हम आज तक बिजली के बिलों में खेल रहे हैं और वो लोग जो है वो चंद्रयान के साथ खेल चुके, बल्कि कामयाब हो चुके हैं। अब तो मैं कहूँगा कि हमें चांद पे उनसे ज़मीन खरीदनी चाहिए। जब हम दूसरे कंट्री को देखते हैं, खास तौर पर जब अपने हम दुश्मन ममालिक को देखते हैं, इंडिया हिट लिस्ट पे है, तो हम फिर उसकी देखा देखी में ना वो चीज़ें करने लग जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम वैसे करें। जो आपके हालात है, आप खुद से सर्वाइव हो जाए तो बड़ी बात है, किसी को बीट क्या करना है। जैसे कुत्ते को खीर नहीं पचती, हमें ये मुल्क नहीं पचा। चलिए पाकिस्तान की बात छोड़ते हैं, अब चंद्रयान-3 से जुड़े एक बार अपडेट्स आप जल्दी से, हर कोई जानना चाह रहा है, आप लोग एक्साइटेड होंगे क्या क्या हो गया, क्या क्या नहीं हुआ है। कल लैंडिंग के बाद 6:03 की लैंडिंग के बाद अब तक क्या कुछ हो चुका है। पहला और सबसे बड़ा अपडेट क्या है, पहला और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि भाई चंद्रयान के साथ प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आ चुका है। अपडेट नंबर 1 दोबारा से बता रहा हूं, सबसे बड़ा अपडेट, रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आ चुका है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। अगले 13 दिनों तक रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेंगे, उसके प्राकृतिक तत्वों का विश्लेषण, ढेर सारा डेटा जमा करेंगे और इन सब की मदद से वैज्ञानिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की संरचना, साउथ पोल और वहां पानी मिलने की संभावनाओं का पता लगाएंगे। दूसरा बड़ा अपडेट, इसरो ने चंद्रयान-3 की सफलता के बाद सूर्य के लिए अपने मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। कल भी कहा था चंद्रयान झांकी, सूर्य अभी बाकी। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सूर्य का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है। आदित्य L1 करीब 109 दिनों में पृथ्वी से सूर्य की दिशा में करीब 15 लाख किलोमीटर, कितना, 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा और एक निश्चित कक्षा में पहुंचकर लंबे समय तक वहां से सूर्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भेजेगा। गर्व कीजिए, हिंदुस्तान में आप लोग, मतलब चंद्रमा झांकी, सूर्य अभी बाकी। तीसरा बड़ा अपडेट जल्दी से ले लीजिए, इसरो ने अंतरिक्ष में मानव मिशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मानव मिशन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2025 में भारत पहली बार अपने दम पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए इसी साल सितंबर अक्टूबर में क्रू मॉड्यूल एंड क्रू एस्केप कैपेबिलिटी को परखा जाएगा, फिर कुछ टेस्ट होंगे। इंसानों को अंतरिक्ष में भेजे जाने से पहले किसी रोबोट को भी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। अगर ये सारे परीक्षण सफल रहे तो यकीन मान लीजिए अगले 2 वर्षों में भारत, हम अपने दम पर अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने वाले चौथे देश बन जाएंगे। फिलहाल ये क्षमता, एक तो आपको बता दें, अमेरिका, रूस और चीन के पास है। स्पेस का बॉस भारत, यानी कि आने वाले समय, आने वाले कुछ महीने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के नजरिए से बहुत एक्साइटिंग रहने वाले। अब देखिए, लेकिन राजनेताओं का क्या करें भाई,
कारनामा जो है वैज्ञानिकों का है, नेता क्रेडिट लूटना चाह रहे हैं, राजनेता इस एक्साइटमेंट पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुनिएगा जो बता रहा हूं। कल जैसे ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ, नेताओं ने इसका श्रेय लेने की होड़ सी मच गई। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया जाने लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शी सोच का नतीजा है, क्योंकि उन्होंने ही भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी थी। उधर बीजेपी ने भी दावा कर दिया कि पिछले 9 वर्षों में अंतरिक्ष से जुड़े जितने कार्यक्रम और मिशन लॉन्च हुए उतने किसी और सरकार के दौरान हुए ही नहीं है। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया साइंटिफिक टेम्पर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ा सकता है। उनके लिए विज्ञान लोगों के लिए जीवन में तेजी से बदलाव लाने का प्रमुख साधन था। देखिए, ये बात सच है। देखिए, बिल्कुल सच है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में देश के कई प्रधानमंत्रियों का योगदान रहा, बिल्कुल ठीक बात है। 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की सलाह पर द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी। बिल्कुल फैक्ट है ये। और इसी ने आगे चल के इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का रूप लिया। ये बात भी सही है कि 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने, तब देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी। लेकिन ये भी उतना ही सच है, ये भी फैक्ट है, हार्ड फैक्ट है। पॉलिटिक्स हार्ड है, फैक्ट भी हार्ड है। पिछले 9 वर्षों में ना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में जो तेजी दिखाई दी गई है ना, जो उड़ान नजर आई है स्पेस कार्यक्रम में, वो फैक्ट है, उससे पहले देखने को नहीं मिली थी। ये भी फैक्ट है। इसे आप सिर्फ कुछ आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। कुछ आपको फिगर्स देते हैं। देखिए क्या हुआ कि इसरो ने 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किए थे। 2017 में रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। आंकड़ों को देखिएगा, इन 104 सैटेलाइट्स में से 3 सैटेलाइट्स भारत के थे, बाकी 101 सैटेलाइट्स इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे देशों के थे। जबरदस्त छलांग अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने लगाई 2014 के बाद, यह फैक्ट है। दूसरा एग्जांपल, भारत ने अब तक कुल कितने विदेशी उपग्रह लॉन्च किए? कितने? ये नंबर देखिए आप, 424। ठीक, 424 विदेशी उपग्रह अब तक लॉन्च किए भारत ने अब तक। इन 424 उपग्रहों में से 389 उपग्रह, करीब करीब 92% पिछले 9 सालों में यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार में किए गए। ये फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये फिगर्स हैं, आंकड़े। 92% विदेशी उपग्रह मोदी सरकार के दौरान हुआ है 14 के बाद से। जबकि अब सुनिएगा, 1969 में इसरो की स्थापना से 2014 तक 35 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए। पिछले 9 सालों में इसरो ने 389 विदेशी उपग्रह लॉन्च करके 3300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। दूसरा आंकड़ा, 2014 से पहले ना भारत औसतन हर साल एक रॉकेट लॉन्च करता था। टू बी प्रिसाइज, जब आप एवरेज निकालते हैं तो वो आता है 1.2, मतलब एक रॉकेट लॉन्च करता था भारत हर साल। ये एक एवरेज है, भारत औसतन हर साल। लेकिन 14 के बाद क्या बदल गया? क्या बदल गया भाई? 2014 के बाद भारत हर साल औसतन 6 रॉकेट लॉन्च करने लगा। 5.7 टू बी प्रिसाइज, जब आप इसका एवरेज निकालते हैं 5.7, यानी कि अब ये तो फैक्ट है ना, पहले के मुकाबले भारत करीब 5 गुना ज्यादा रॉकेट लॉन्च करने लगा अंतरिक्ष की दुनिया। मैंने कहा ना, स्पेस का बॉस इंडिया। 2014 से पहले भारत ने 4 स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च किए थे। 14 से पहले 4, 14 के बाद भारत ने 11 स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च किए, यानी कि करीब 3 गुना ज्यादा। सितंबर 2014 में भारत मिशन मंगल के पहले ही प्रयास में सफल हुआ था और मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना था। फैक्ट है। 2015 में भारत ने पहला एस्ट्रोसेट मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो भारत के लिए तारों और आकाशगंगा की खोज आगे बढ़ा रहा है। ये भी फैक्ट है। मिशन मून के अलावा भारत सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च करने वाला, और इस मिशन का नाम भी रखा गया आदित्य 11। जैसे भारत को, आप सोचिए ना, जिस भारत को कभी सपेरो यानी कि स्नेक चार्मर्स का देश कहा जाता था, वो अब स्पेस चार्मर, स्नेक नहीं स्पेस चार्मर बन चुका है। आज भारत हवा से ऑक्सीजन लेने वाले स्क्रैमजेट इंजन का भी सफल परीक्षण कर चुका है। यह हाइपरसोनिक गति से उड़ने वाला विमान है। इसकी गति, स्पीड जानते हैं कितनी? ध्वनि से 6 गुना ज्यादा होती है। विडंबना जानते हैं क्या? विडंबना यह कि क्या होता है, नेताओं में ना
देश की हर सफलता, हर उपलब्धि का श्रेय लेने की होड़, क्रेडिट वॉर शुरू हो जाती है। लेकिन कई बार यही नेता तब पकड़े जाते हैं जब वैज्ञानिक उपलब्धियों पर इनके आधे अधूरे ज्ञान की पोल खुल जाती है। आधे अधूरे ज्ञान। कल से ऐसे ही 3 नेताओं के बयान बहुत वायरल हो रहे हैं। सुनिएगा। राजस्थान के खेल मंत्री हैं अशोक चांदना, ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वो चंद्रयान से चांद पर जाने वाले यात्रियों को सलाम करते हैं। और इसके अलावा भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, जो हाल ही में एनडीए में शामिल हुए ना, उन्होंने कहा कि चंद्रयान के पृथ्वी पर लौटने का स्वागत होना चाहिए। क्या है ये अल्प ज्ञान है, क्या है? और तीसरा क्रेडिट, पूरा इन बयानों का भी क्रेडिट ले लीजिए ना। फिर तीसरा बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हो सकता है स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, जिन्होंने कार्यक्रम में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को राकेश रोशन कहकर संबोधित कर दिया। राकेश शर्मा 1984 में रूस के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे, जबकि राकेश रोशन बताने की जरूरत नहीं, हर कोई जानता है भाई, बॉलीवुड के एक मशहूर निर्देशक है और एक्टर है। सुनिए आप। लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। इंदिरा गांधी जिज्ञेस करेছিলেন राकेश रोशन के सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। इंदिरा गांधी जिज्ञेस करेছিলেন राकेश रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है महाकाश से इंडिया को, तो ওরা उत्तर दिएছিল सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब देखिए, हम ये क्लियर कर देंगे, हो सकता है भाई इन नेताओं की, हो सकता है जुबान फिसल गई हो, किसी के साथ भी हो सकता है, ह्यूमन एरर है। और हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि भाई नेताओं ने ये गलती जानबूझकर की है या इनका अल्प ज्ञान है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। लेकिन सवाल जानते ही है कि जिस उपलब्धि के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसे लेकर नेताओं का अल्प ज्ञान क्या सवाल खड़े कर नहीं करता। ये उस देश की स्थिति है जिस देश के नेताओं ने संविधान में आर्टिकल 51A(h) जोड़कर नागरिकों के मूल दायित्वों में इस बात को शामिल किया था कि भारत के नागरिक अपने अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित करें। पूरी दुनिया में ना सिर्फ भारत का संविधान ही ऐसा है जिसमें नागरिकों को अपने अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने का दायित्व सौंपा गया। लेकिन अफसोस, भारत के बहुत सारे नेता ही शायद इस दायित्व को ठीक से नहीं निभा पाते हैं और नतीजा सबके सामने। अब आपको वो कहानी बता दें जिसका शुरुआत में जिक्र किया था मैंने, बहुत दिलचस्प है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। कल हमने अपने शो में एक विचार सामने रखा था और कहा था कि भी भारत आज विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रयान जैसी उपलब्धियां हासिल कर पा रहा है क्योंकि विज्ञान में परिवारवाद, जातिवाद, धर्म की राजनीति नहीं होती। कोई उपलब्धि हासिल करने वाला वैज्ञानिक ये नहीं कहता कि उसकी उपलब्धियों को उसका बेटा ही आगे बढ़ाएगा, नहीं कहता ना। कोई वैज्ञानिक ये भी नहीं कहता कि वो फलां जाति से आता है इसलिए वो ये उपलब्धि हासिल कर पाया। कोई वैज्ञानिक धर्म को बीच में नहीं लाता, वो धर्म का पालन तो करता है पर सिर्फ धार्मिक पहचान कोई अपनी पहचान नहीं बना लेता। इसलिए सियासतदानों को साइंसदानों की तरह भी सोचना चाहिए या सोचना शुरू करना चाहिए। लेकिन जब सियासतदान ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसका वही परिणाम होते हैं जिन्हें आज पाकिस्तान भुगत रहा है। और इसे आप भारत और पाकिस्तान के दो राष्ट्रभक्त मुसलमान वैज्ञानिकों की कहानी से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी अब तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मैं दावे के साथ बता रहा हूं। ये कहानी है भारत को मिसाइल की दुनिया की सुपर पावर बनाने वाले महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और पाकिस्तान के मशहूर भौतिक वैज्ञानिक और साइंस की दुनिया में पाकिस्तान के लिए पहला और एकमात्र नोबेल प्राइज जीतने वाले मोहम्मद अब्दुल कलाम। भारत में एपीजे अब्दुल कलाम को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने मिसाइलों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन आज भारत अंतरिक्ष की दुनिया में जो सफलताएं हासिल कर रहा है उसमें भी एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
क्योंकि जब डॉक्टर कलाम इसरो में हुआ करते थे तब उन्होंने ही भारत के एसएलवी यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डिजाइन किया था। तब वो इसरो में एसएलवी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और आज एसएलवी से शुरू हुआ सफर जीएसएलवी तक पहुंच चुका है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिस पर सवार होकर चंद्रयान पृथ्वी से चंद्रमा के सफर पर रवाना हुआ था, चंद्रपथ जिसको नाम दिया था कल पीएम ने। एसएलवी की मदद से ही 1980 में भारत को रोहिणी नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था और ये उस जमाने में बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि तब इसरो को बने 1 दशक से भी थोड़ा ज्यादा ही समय हुआ था। इसके बाद डॉक्टर कलाम भारत को मिसाइलों की दुनिया में सुपर पावर बनाने में जुट गए। डीआरडीओ के सीए के तौर पर 1988 में पोखरण का परमाणु परीक्षण भी उन्हीं की देखरेख में हुआ और विज्ञान के क्षेत्र में भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने का श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया जाता। और यही वजह है कि जब उन्हें देश 2002 में देश का राष्ट्रपति बनाया गया तो सभी लोग अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर उनके समर्थन में आ गए। उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, एपीजे अब्दुल कलाम। और जब 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हुआ तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश के लाखों लोग सड़कों पर आ गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन वहीं अब कहानी सुनिएगा ट्विस्ट। 1979 में पाकिस्तान को विज्ञान की दुनिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिलाने वाले मोहम्मद अब्दुस सलाम को उनके ही देश में सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि वो एक अहमदिया मुसलमान थे। उस समय अब्दुस सलाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के पहले मुसलमान थे जिन्हें नोबेल मिला था। 1961 में अब्दुस सलाम ने ही पाकिस्तान में स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन की स्थापना की थी, जो पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है। आप कह सकते हैं इस चीज को कोई डाउट नहीं है कि अब्दुस सलाम ने पाकिस्तान को अंतरिक्षी शक्ति बनाने का सपना भारत से भी पहले देखा था। कोई डाउट नहीं कहने में, कोई हिचक नहीं। भारत के डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह अब्दुस सलाम ने भी पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वो पाकिस्तान सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाद में पाकिस्तान ने अपने देश के अब तक के सबसे महान वैज्ञानिक के साथ क्या किया? ये आप तस्वीरें देखिए। आप पाकिस्तान ने एक दिन उन्हें मुसलमान मानने से भी मना कर दिया, मुसलमान मानने से मना कर दिया। इतने महान वैज्ञानिक पाकिस्तान को कहां पहुंचाना चाह रहे थे? वजह सिर्फ यह थी कि वो एक अहमदिया मुसलमान। समझ रहे हैं आप? अब्दुल कलाम और अब्दुस सलाम। 1974 में पाकिस्तान की संसद ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके तहत पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमानों को गैर मुसलमान घोषित कर दिया गया। काबिल थे लेकिन धर्म आड़े आ गया, क्योंकि मुल्क है पाकिस्तान, भारत थोड़ी ना है। 1974 में इसी के विरोध में अब्दुस सलाम पाकिस्तान छोड़कर चले गए। किसी ने उन्हें रोका भी नहीं, किसी ने नहीं कहा कि भाई देश को इतना सम्मान दिलाने वाले वैज्ञानिक के लिए कानून बदल दिया जाए। नहीं, अहमदिया मुसलमानों ने उनका हक ना छीना जाए, अहमदिया मुसलमान होने के नाते उनका हक ना छीना जाए। यहां तक कि पाकिस्तान में जहां उनकी कब्र थी उस पर भी लिखा हुआ है कि 1979 ही बिकेम फर्स्ट मुस्लिम नोबेल लॉरिएट। लेकिन उनकी कब्र पर लिखे मुस्लिम शब्द को मिटा दिया गया। यह है सच्चाई। पाकिस्तान वो देश है जहां की बहुसंख्यक आबादी मुसलमान है और भारत वो देश है जहां मेजॉरिटी हिंदुओं की है। फिर भी भारत ने अब्दुल कलाम को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे, क्योंकि अब्दुल कलाम पक्के मुसलमान होने के साथ साथ पक्के देशभक्त भी थे। उनकी एक एक सांस भारत माता को समर्पित थी। अब्दुस सलाम भी अपने देश के लिए ऐसा ही सोचते थे, वो भी पक्के देशभक्त थे। लेकिन उनके देश ने उन्हें सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया, उनकी पहचान मिटा दी, क्योंकि वहां की सरकार ने एक दिन अचानक उनसे उनका मुस्लिम होने का हक छीन लिया। एक छोटा सा देख लेंगे।